रजत जी, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में मुझे प्रभारी बनाया गया है और पार्टी ने इसी हेतु मुझे प्रभारी बनाया होगा कि मैं उत्तर प्रदेश में पार्टी को यश दिलाऊं। इस सिपाही पर जनता का इल्जाम यह है कि जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे अमित शाह से जो सवाल किया जाता है, अमित शाह उस सवालों का कैसे जवाब देते हैं। और बीजेपी का राजनीति हमेशा से यही रहा है, जो आपको डिबेट में जब किससे वो डिबेट या किसी फंक्शन में उससे अगर जब सवाल किया जाता है तो उस टाइम कुछ और बताएगा, यानी कि उसके दिमाग में कुछ और दिल में कुछ और चलता है। जी हाँ दोस्तों, और शुरू से उसकी यही राजनीति रहा है, जो मुसलमान को हिंदुस्तान से कैसे भगाया जाए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर जुल्म कैसा किया जाए। जी हाँ दोस्तों, अभी का जो हालात जो दिख रहा है आपके सामने ही है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र के अंदर जो मस्जिद के अंदर घुसकर मस्जिद के गुंबद के साथ और मस्जिद में जो कुरान पाक था उसके साथ कैसी बेहरमती किया गया, लेकिन इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई भी मीडिया इसके बारे में बताने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मुसलमानों को हमेशा ये बोला जाता है जो तुम देश की गद्दार हो, मतलब देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को। मैं खुला बोलता हूं, मैं तो ये जो सच बात है मैं आपके सामने बताता हूं और रखता हूं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी कुछ आपकी अदालत में रजत शर्मा ने अमित शाह से क्या कुछ सवाल करते हैं और अमित शाह उसके बारे में क्या कुछ जवाब देते, क्या कुछ बताते हैं, सारा चीज वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो आइए पहले हम ये वीडियो देखते हैं, लेकिन चैनल पे नए हैं जी हाँ दोस्तों तो अपने भाई रिजवान को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि इससे भी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम पहले ये वीडियो देख लेते। पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज डॉक्टर वेद प्रताप वैद्य की इजाजत चाहेंगे आज का कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहला इल्जाम लगे अमित शाह पर। एक नजर डालेंगे अमित शाह के पॉलिटिकल करियर पर, उस बैकग्राउंड पर जिसमें आज का ये मुकदमा चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अमित शाह पर। अमित शाह आज की राजनीति में देश के सबसे कंट्रोवर्शियल चेहरों में से एक हैं। अमित शाह नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं। बीजेपी के महासचिव अमित शाह पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश के इलेक्शन इंचार्ज हैं। अमित शाह चुनाव लड़ाने और जिताने में माहिर हैं। ये खुद 5 बार गुजरात असेंबली का चुनाव रिकॉर्ड मार्जिन से जीत चुके हैं। अमित शाह एल.के. आडवाणी के चुनाव के इंचार्ज रहे हैं। अब इन पर नरेंद्र मोदी को जिताने का दारोमदार है। 35 साल से राजनीति में एक्टिव अमित शाह गुजरात सरकार के स्टेट होम मिनिस्टर रहे। सीबीआई ने इन्हें फर्जी एनकाउंटर में चार्जशीट किया है। अमित शाह पर होम मिनिस्टर रहते हुए इल्लीगल सर्वेलेंस करवाने का आरोप भी लगा है। आपकी अदालत में अमित शाह अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह पर। आपकी अदालत में बीजेपी लीडर अमित शाह पर इल्जाम है कि ये बांटने की राजनीति करते हैं। अभी जी ये बात सही है कि आप नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और उत्तर प्रदेश की लंका को फतेह करने के लिए आपको भेजा गया है? रजत जी, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में मुझे प्रभारी बनाया गया है और पार्टी ने इसी हेतु मुझे प्रभारी बनाया होगा कि मैं उत्तर प्रदेश में पार्टी को यश दिलाऊं। इस सिपाही पर जनता का इल्जाम यह है कि ये उत्तर प्रदेश में गए हैं वहां की जनता को धर्म के आधार पर बांटने के लिए, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए, पोलराइज करके चुनाव जितवाने के लिए। 2012 में यूपी में चुनाव हुए थे, उस वक्त मैं वहां नहीं था। संविधान की सहमति न होने के बावजूद मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर कर चुनाव को किसने कम्युनलाइज किया? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। सपा ने करा, बसपा ने करा, कांग्रेस ने करा। अब जब भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है क्योंकि वो संविधान सहमत नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि आप इलेक्शन को कम्युनलाइज कर रहे हो। रिजर्वेशन के बारे में राज्य सरकार कुछ कर भी नहीं सकती,
फिर भी रिजर्वेशन को, मुस्लिम रिजर्वेशन को चुनावी मुद्दा बनाने वाली पार्टियों पे ये आरोप नहीं हो रहा है। आरोप हो रहा है कि संविधान में क्या इसके लिए प्रावधान है, इसकी स्पष्ट बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी पे। मुझे लगता है कि अब देश की राजनीति हिंदू मुसलमान से बहुत आगे निकल चुकी है। अगर हमारी विरोधी पार्टियां इससे आगे नहीं निकली तो जनता उनको जवाब देती। लेकिन जब आपने प्रभार संभाला, सबसे पहले आप कहां गए? राम जन्मभूमि, रामलला के मंदिर में, और बाहर निकलकर आपने कहा कि राम मंदिर बनाना ये हमारा लक्ष्य है। रजत जी, तो आपने हिंदू मुस्लिम की बात वो कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं? आप जब इंडिया टीवी की स्थापना किए होंगे, सुबह दर्शन नहीं किए होंगे? आपका, इससे आपका चैनल कम्युनलाइज हो जाएगा। ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। मैं किसी भी शुभ काम करने से पहले भगवान से आशीर्वाद मांगता हूं। ये मेरे विश्वास लेकिन का सवाल कितना आशीर्वाद मांग रहे हैं आप? राम जन्मभूमि गए, मुझे बात समझ में आती है। अपने काम शुरू करने से पहले राम का आशीर्वाद मांगा। आप अक्टूबर में मां विंध्यवासिनी की शरण में गए, जुलाई में उससे पहले आप गोरखनाथ के मंदिर में गए थे, आप काशी विश्वनाथ के मंदिर में गए, संकट मोचक मंदिर में गए। कोई मंदिर, कितना आशीर्वाद लेंगे आप? देखिए, आप इसको मंदिर मत मानिए। देश के करोड़ों लोगों के श्रद्धा केंद्र हैं और देश के करोड़ों लोगों की आस्था जिन स्थानों के साथ जुड़ी हुई है, इसके प्रति मेरी आस्था व्यक्त करना ये जननेता का भी एक काम है। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूं उस जगह में किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा होगी। जी हाँ दोस्तों, तभी तो बेशक देश के करोड़ों लोग वहां जाते हैं। या आप अपना चेहरा, हिंदुत्व का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मंदिरों में जाकर? गुजरात में जंगा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने कराया था। पार्टी पे इतने इल्जाम पहले से लगे हैं। मैं जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनता हूं उसी दिन से मुझ पर ये आरोप लगना बड़ा स्वाभाविक है। मैं कुछ करूं न करूं। जब आरोप लगे रहे तो दो चार मैं भी लगा देता हूं। जी जरूर लगाइए रजत जी। आजम खान साहब कहते हैं कि अमित शाह को नरेंद्र मोदी के कहने पर उत्तर प्रदेश भेजा गया और यहां दंगे करवाने के लिए भेजा गया, इसलिए उन्होंने मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए। मुजफ्फरनगर दंगों के लिए अगर कोई एक बात जिम्मेदार है तो जो मूल घटना हुई थी उस वक्त सीआरपीसी के हिसाब से पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। अगर सीआरपीसी के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करती तो इधर और साइड की भावनाएं भड़कने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर कि आप सीआरपीसी की कार्रवाई को, सामने आरोपी कौन है, किस धर्म का है, कितनी बड़ी वोट बैंक है, वो वोट बैंक मेरी पार्टी के साथ है या नहीं है, इसके आधार पर करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार बिल्कुल वोट बैंक के आधार पर पॉलिटिक्स कर रही है, प्रशासन चला रही है, प्रशासन को बांट के रखा है और इसका रिएक्शन आना बड़ा लाजमी है। एक भी मेरा मुजफ्फरनगर के दंगों के पहले मुजफ्फरनगर ना दौरा हुआ है, ना मैंने मीटिंग करी है, ना मुजफ्फरनगर के इर्द गिर्द के किसी जिलों में मेरा दौरा हुआ है। मगर आरोप लगाने के लिए लगाना है और मीडिया को भी उसको उछालना है तो डेमोक्रेसी है भाई, कोई भी कुछ भी कर ले। जिनको उन्होंने पकड़ा, जिन्हें उन्होंने जेल में भेजा, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, आगरा में नरेंद्र मोदी की रैली हुई तो उन दोनों एमएलए संगीत सोम और सुरेश राणा, इन दोनों को जनता के सामने सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया गया। दंगे करवाने वालों को आप सम्मानित करेंगे और इल्जाम सरकार पर लगाएंगे? उनका सम्मान दंगों से आरोप उन पर लगे ही इसके लिए नहीं किया गया। जिस एफआईआर पे उनकी अरेस्ट हुई, दूसरे ही दिन कोर्ट ने उनको जमानत दे दी क्योंकि प्राइमा फेसी केस नहीं बनता था। जैसे ही जमानत हुई, सिर्फ ये दोनों एमएलए को, 3 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही गुंडाधारा में, एनएसए में अंदर लिया गया और किसी पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं लिया गया। फिर ये लोग एनएसए के तहत जेल में रहे क्योंकि एनएसए में बेल का प्रावधान नहीं है। जब एनएसए की बोर्ड के सामने केस चला तो एनएसए ने कहा कि इनके खिलाफ, एनएसए के बोर्ड ने कहा इनके खिलाफ एनएसए लगाने योग्य कोई भी बात नहीं है, हम इनको बरी करते हैं क्योंकि सरकार ने उनको गलत तरीके से जेल में रखा था और दमन के खिलाफ वो लड़े थे, इसलिए उनका सम्मान किया था, नहीं कि दंगों के आरोप उन पर है इसलिए। लेकिन अमित जी, जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगों में एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को भड़काया और ताकि
पोलराइज कर सकें और वोट पा सकें। सामने वाले पे आरोप लगाना बड़ा सरल है। सामने वाला और जनता सब जानती है रजत जी, 2014 के चुनाव में देख लीजिएगा, सपा को आप दूरबीन लेकर भी उत्तर प्रदेश में ढूंढ नहीं पाए। अमित जी, ये इल्जाम इसलिए लगते हैं क्योंकि पृष्ठभूमि है, आप गुजरात से आते हैं, उसकी सरकार में मंत्री थे 2002 में, जहां आपकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी को, और वहां दंगे हुए जिसमें लोग मारे गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात के हर गांव में बिजली पहुंचाती, उस पर एक भी कार्यक्रम नहीं होता। हर गांव को रोड से कनेक्ट कर देती है, एक भी कार्यक्रम नहीं होता। 108 11 मिनट के अंदर गांव में भी पहुंच जाती है, एक भी कार्यक्रम नहीं होता। हर 60 किलोमीटर में ट्रॉमा सेंटर बन जाता है, एक भी कार्यक्रम नहीं होता। भूजल के स्तर ऊपर आते हैं, कोई कार्यक्रम नहीं होता। नदियों का जुड़ाव होता है, कोई कार्यक्रम नहीं होता। इतने सारे विकास के काम, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे सागर तट के लोग हो, चाहे दलित हो, पिछड़ों को आगे लाकर एक वेलफेयर स्टेट की रचना करने का काम गुजरात में किया। इसको ना मीडिया बताता है, ना एनजीओ बताते हैं, ना कोर्ट इसकी कभी प्रशंसा करती है। सिर्फ 12 साल के बाद भी आज दंगों की बात कर चीजों को कम्युनलाइज करने की एक फैशन हो चुकी है। रजत जी, मुझे लगता है मीडिया को उसमें से बाहर आना चाहिए। 2002 के बाद 2014 तक गुजरात में एक भी पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं है जिसमें कर्फ्यू लगा हो। इतनी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कहीं पर नहीं है। महिलाएं जितनी गुजरात में सुरक्षित है, उतनी देश में कहीं पर नहीं है। फिर भी सिर्फ दंगों की बात कर गुजरात को बदनाम करने की ये साजिश है। मुझे लगता है कि आपकी अदालत में इसको नहीं पढ़ना चाहिए। आपकी अदालत को दोषी मत दीजिए। नहीं, दोष नहीं कहता, मैं दोष नहीं देता। ये इल्जाम प्रधानमंत्री ने लगाया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा ये वही टीम है जिसने गुजरात में दंगे करवाए, अहमदाबाद की सड़कों पर कत्लेआम हुआ। राहुल गांधी ने जब इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा गुजरात में जो दंगे हुए वो सरकार ने भड़काए थे, सरकार, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थे। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री ने सबसे पहले तो इस देश में सबसे करप्ट सरकार क्यों चलाई, इसका जवाब देना है। महंगाई क्यों कंट्रोल में नहीं आती, इसका जवाब देना है। भाई हेमराज का सर काटकर उसको क्यों अपमानित कर दिया, इसका जवाब देना है। महिलाएं क्यों असुरक्षित हो गई, इसका जवाब देना है। राहुल गांधी और मनमोहन की सरकार ने बाबा रामदेव पर लाठी क्यों चली, इसका जवाब देना है। अन्ना को जेल में क्यों डाला, उसका जवाब देना है। युवा बेरोजगार होकर क्यों घुमा, उसका जवाब देना है। काफी चीजों का जवाब देना है। हमें सवाल पूछने से ज्यादा अच्छा यह है कि वो आत्मनिरीक्षण करे और चुनाव में लड़ना है या नहीं लड़ना है उसका फैसला करे। उनके इस सवाल का तो जवाब देंगे कि 2002 में जो दंगे हुए उनमें और जो दिल्ली में 84 में दंगे हुए उनमें बड़ा अंतर था। एक में सरकार पीछे थी। जिस दिन दंगा हुआ उसी दिन गुजरात में मिलिट्री लाई गई, मिलिट्री को एनफोर्स करा गया। दिल्ली राजधानी होने के बावजूद भी मिलिट्री नहीं फोर्स में लाई गई। आप आंकड़े देख लीजिएगा, गुजरात में तुरंत ही पुलिस ने इफेक्टिव एक्शन लिए। कितने टीयर गैस दागे गए, कितनी गोलियां दागी गई, कितने दंगाई मारे गए। और उसकी तुलनात्मक दृष्टि से सिख राइट्स को देख लीजिए, पुलिस ने क्या करा। यहां तो देश का प्रधानमंत्री मंच पर से कहता है कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। पेड़ मतलब इंदिरा गांधी और धरती मतलब सिख। इससे ज्यादा बड़ा सर्टिफिकेट दंगाइयों को क्या हो सकता है, इससे ज्यादा बड़ा समर्थन क्या हो सकता है। और आज कोई इस विधान पर सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अमित जी, नरेंद्र मोदी का एक भी स्टेटमेंट ऐसा लाइए जिससे दंगाइयों के हौसले बुलंद हुए हो, एक भी स्टेटमेंट नहीं है। और राजीव गांधी का स्टेटमेंट मैंने भी उस वक्त बहुत छोटा कार्यकर्ता था, टीवी पर देखा है। टीवी इतना फैला हुआ नहीं था, फिर भी दिखाया जाता था बार बार। लेकिन राजीव गांधी ने तो माफी मांगी। राजीव गांधी ने, रजत जी गलतफहमी मत फैलाइए, राजीव गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी। माफी बेचारे मनमोहन सिंह से मंगवा ली। और जब दंगे हुए तब
तो मनमोहन सिंह बेचारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई पद ऊपर होंगे, वो अपना लिखाई पढ़ाई का काम कर रहे थे, उसको पकड़कर माफी मांगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो माफी नहीं मांगी। माफी की मांग कर कर और माफी मांगकर जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए। दोष का परिमार्जन माफी से नहीं होता है। अगर दोष है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए, और दोष नहीं है तो दोषी को दोष मुक्त मानना चाहिए। इस बात में हम लोग विश्वास रखने वाले लोग हैं। नहीं तो पब्लिक लाइफ में सिर्फ माफी मांगकर जनताओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जमीनी हकीकत अगर दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए, और दोषी नहीं है तो दोष नहीं लगना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी दोषी हैं या नहीं है आपकी नजर में? मैं क्या कहूंगा जी, इस देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया कि